और बीजेपी के महामंथन का आज दूसरा दिन है। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का दूसरा दिन एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर बीजेपी के दिग्गज पहुंच चुके हैं। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। समापन सत्र में मोदी का संबोधन होगा दोपहर 3:15 बजे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, प्रभारी अरुण सिंह और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे भी इस कार्यकारिणी की बैठक में शिरकत कर रही हैं। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस बैठक में मौजूद हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है जिसमें बीजेपी के तमाम दिग्गज मौजूद हैं और खुद इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां पर पहुंचे हैं। पूर्ण स्थिति है कि राजस्थान जैसा प्रदेश जिसको महिलाओं के सम्मान के साथ जोड़ करके इतिहास में देखा गया, महिलाओं के सम्मान के लिए जहां लोगों ने अपनी पीढ़ियां कुर्बान कर दी, उस प्रदेश में इस तरह की बयानबाजी कर अपनी जिम्मेदारी से बचने का प्रयास हो रहा है। पहले मुख्यमंत्री ने यह कहा कि राजस्थान में रेप ज़्यादा होते हैं क्योंकि रिश्तेदार और नातेदार इस तरह की घटनाएं करते हैं। आज डीजीपी कह रहे हैं कि आधे केसेस झूठे होते हैं। बजाय इनके कि ऐसी पीड़िताओं के आंसू पहुंचे जाएं, उनको न्याय मिले, राजस्थान सरकार के एक बड़े मंत्री जो सबसे वरिष्ठ मंत्री हैं और माननीय मुख्यमंत्री के सबसे करीबी व्यक्ति हैं, वो ये कहते हैं कि राजस्थान में रेप ज़्यादा इसलिए होते हैं कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है। मुझे लगता है कि अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए इस तरह के अनर्गल बयानबाजी राजस्थान सरकार और कांग्रेस पार्टी के मुखियाओं की आदत बन चुकी है। पहले मुख्यमंत्री ने भी कहा था, लेकिन ये प्रदेश की कानून व्यवस्था के लिए और जिम्मेवार पुलिस अधिकारी के लिए और मुख्यमंत्री के लिए शर्मनाक है, क्योंकि ऐसा बयान प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी दे चुके हैं। 8.5 लाख मुकदमे दर्ज होना अपने आप में सरकार की कानून व्यवस्था की फेल्योर की बानगी है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े 17 बलात्कार प्रतिदिन, यानी अपने लापरवाही पर, अपनी कमजोरी पर पर्दा डालने जैसा बयान है ये। और इसी खबर पर दिल्ली से हमारे साथी विनीत जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। विनीत, बैठक जो है वो बैठक का आज दूसरा दिन है और आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में शामिल हुए हैं। संबोधन है 3:15 बजे, उससे पहले क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है विनीत? जी निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से बीजेपी कार्यकारिणी का आज दूसरा दिन है और आज जो है आज 5 राज्यों का प्रेजेंटेशन होगा, 5 चुनावी राज्यों का प्रेजेंटेशन होगा, जिसमें राजस्थान के बारे में भी जानकारी जो है वो दी जाएगी। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल जैसा कि हमने देखा कि कल जब अध्यक्षीय भाषण हुआ था और फिर जब राजनीतिक प्रस्ताव भी आया था, उस वक्त एक महत्वपूर्ण बात कही गई थी कि जो आगामी विधानसभा के चुनाव है, इस साल 9 राज्यों में विधानसभा के चुनाव है जिसमें राजस्थान भी शामिल है, वहां पर सभी विधानसभा चुनावों में बीजेपी को जीत हासिल करना है और इसी के मंत्र के साथ यहां पर मैं कार्यकारिणी से जो लोगों को आगे बढ़ना है, अपने अपने राज्यों में जाना है और वहां पर जो जीत जो है वो बीजेपी को हासिल करनी है। इसकी जो कवायद है वो पूरी तरह से की जाएगी। तो निश्चित तौर पर हमने यहां पर देखा कि अध्यक्षीय भाषण में जेपी नड्डा ने भी यह बात की, राजनीतिक प्रस्ताव में भी यह बात की और इसके साथ ही साथ आज एक महत्वपूर्ण बात यह भी होगी कि आज जो गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल, उनका एक प्रेजेंटेशन हो रहा है। गुजरात में जिस तरह से बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की, जितनी बड़ी जीत हासिल की, प्रो कम्बेंसी की बात की, तो इसको लेकर के एक प्रेजेंटेशन हो रहा है ताकि जो अन्य लोग भी हैं, सब महत्वपूर्ण में यह भी है कि राजस्थान में भी इस साल के आखिरी में चुनाव होने हैं, तो वहां के भी लोग भी यह सीख सके कि आखिरकार कैसे प्रो कम्बेंसी के तहत बीजेपी गुजरात में जीती है, किस रणनीति के तहत
साथ बीजेपी गुजरात में जीती है, ताकि राजस्थान में भी या फिर अन्य जो 9 राज्य हैं वहां पर भी जीत हासिल की जाए, इसको लेकर के पूरी कोशिश जो है वो यहां पर की जा रही है। राजस्थान के बारे में बात करें तो यहां पर जो राजस्थान के सभी जो दिग्गज बड़े नेता हैं, कार्यकारिणी के सदस्य हैं, वो यहां पर मौजूद हैं और वो जीत का मंत्र जो है वो लेंगे। लेकिन आखिरी जो समापन भाषण होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समापन भाषण होगा और वो लोगों को जो है जो कार्यकारिणी के सदस्य हैं उन्हें जीत का मंत्र देंगे। एक और महत्वपूर्ण बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब राजनीतिक प्रस्ताव में कल किरण रिजिजू ने पेश किया, वहां पर एक जी विनीत, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि राजस्थान चूंकि कार्यकारिणी की बैठक चल रही है और राजस्थान विधानसभा चुनाव में बहुत ज्यादा वक्त इस समय बचा नहीं है, इसको लेकर दोनों ही पार्टियां जो है कमर कसकर तैयारी कर रही हैं। इधर राजस्थान में भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का चिंतन शिविर चल रहा है और दूसरी तरफ जो है वो दिल्ली के अंदर भी जो है वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बीजेपी की बैठक चल रही है और इस बैठक में राजस्थान से जुड़े 3 दिग्गज मौजूद हैं। अरुण सिंह प्रभारी हैं, वो मौजूद हैं, वसुंधरा राजे पूर्व मुख्यमंत्री वो मौजूद हैं और साथ ही साथ जो है वो दूसरे नेता भी यहां पर पहुंचे हैं। अब सतीश पूनिया भी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, वो भी मौजूद हैं। तो क्या राजस्थान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश रहने वाला है, क्योंकि ये वो बड़े नाम हैं जिनके हाथ में इस समय राजस्थान की बीजेपी की कमान है और कुछ ही समय के अंदर ये चुनाव में भी जाने वाले हैं। विनीत, आज निश्चित तौर पर जब प्रधानमंत्री का अभिभाषण होगा वहां पर उनमें सभी राज्यों पर मुख्य तौर पर फोकस होगा जहां पर चुनाव में होने हैं और राजस्थान इसमें काफी महत्वपूर्ण है। एक और विनीत, फिर से लौटूंगा आपके पास। फिलहाल तमाम तस्वीरें और जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। सुनते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को। भावना थी कि हम लोग एक बार रिव्यू करें कि हम कहाँ तक पहुँचे, कहाँ हम लोग उपलब्धि हासिल की है, कहाँ कमी रही है। मुझे खुशी है कहते हुए कि अधिकांश मंत्रियों ने सबने अपनी अपनी परफॉर्मेंस दी है, मंत्रालय की भी, खुद की भी। और मैं बहुत इम्प्रेस हुआ कि ये प्रयास किया गया कि जो बजट घोषणाएं थी वो कैसे पूरी हुई है। किस प्रकार जन घोषणा पत्र का अधिकांश जो है हिस्सा वो कंप्लीट हो गया, तो ओवरऑल बहुत सेटिस्फैक्शन हम लोगों को है। आज जो रह गए विभाग उनकी और बातचीत करेंगे, कि शाम को जब आपसे चर्चा करेंगे तब बताएंगे कि हम कहाँ पहुँचे हैं। सर, विभागों के साथ क्या है, मंत्रियों की परफॉर्मेंस भी देखी जा रही है कि उन्होंने किस तरह काम किया जो आपने उनको जिम्मेदारी दी थी 4 साल में। परफॉर्मेंस मंत्री अपनी खुद ही बता रहे हैं, विभाग ही बता रहे हैं, तो सत्य मालूम पड़ जाता है कि किस रूप में काम हुआ है मिनिस्ट्री के अंदर। पर एक नया जो पिछली बार सरकार हमारी थी तब भी हमने ये शिविर लगाया था। हर बार हम लोगों ने OTS में शिविर लगाए, चर्चा करते हैं और मैं समझता हूँ कि इस बार की इस नए सिरे से मंत्रीगण जो है वो खुद अपनी ब्रीफिंग दे रहे हैं। पहले सेक्रेटरी दिया करते थे, इस बार हमने कहा नहीं, मंत्रीगण जो हमारे साथी हैं वो खुद अपने विभाग की बात करेंगे। तो मुझे खुशी है कि उन्होंने अच्छी तैयारी के साथ में असेंबली में आ रही है। तो मैं समझता हूँ कि ओवरऑल जो 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 विभाग हैं अलग अलग और जो मुख्य कानून व्यवस्था की बात है, पेपर लीक की बात है, ये ऐसे मुद्दे जो जनता को भी तकलीफ देते हैं। भाई ये क्या हो रहा है, जबकि ये भी देखने वाली बात है कि अगर पेपर लीक हुए हैं तो राजस्थान एकमात्र राज्य देश के अंदर है, अनेकों राज्यों में पेपर लीक हुए हैं। तो यहाँ हमने पेपर लीक कैसे हुआ, किसने किए, उन तक हम पहुँचे हैं। कई अधिकारियों को हमने डिसमिस कर दिया, क्यों को हम लोगों ने उनके मकान के बुलडोजर चला दिए, कानून पास कर दिया। जो कड़े कदम हमने उठाए हैं और जो बच्चे थे उनको डिबार कर दिया एग्जाम देने से भविष्य के अंदर। इतने कड़े कदम हिंदुस्तान में कहीं नहीं उठाए गए, ये भी देखना पड़ेगा। सरकार और क्या कर सकती है, यही तो कर सकती है। सरकार नौकरियां दे रही 3 लाख से ज़्यादा। ये विपक्ष के जो लोग हैं ये चाहते हैं कि परफॉर्मेंस सरकार जो दे रही है इतनी 1,35,000 नौकरी लग चुकी है, 1,25,000 के इंटरव्यू चल रहे हैं, एग्जाम हो रहे हैं और 1 लाख नौकरी और लगेगी।
वो चाहते हैं ये श्रेय क्यों मिले कांग्रेस पार्टी को, सरकार को क्यों मिले। जानबूझ करके जो पेपर लीक हुए हैं, ये नहीं देखते यूपी में क्या हो रहा है, मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है, ये नहीं देखते हैं। यहाँ कार्रवाई हुई, ये लोगों को जेल भेजा गया, कहीं जेल नहीं भेजा गया। यहाँ सब कुछ कर दिया, कानून बना दिया, जेल भेज दिया, मकान गिरा दिए, बर्खास्त कर दिया लोगों को, सब कुछ कर दिया। पर हमारी जो उपलब्धि बहुत बड़ी है कि 3.5 लाख के आसपास नौकरी लग रही है, उस उपलब्धि को कैसे जनता के बीच में से नहीं मिले सरकार को, इसलिए विपक्ष के लोग जो हैं जानबूझ करके ये बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बार बार गुमराह कर रहे हैं लोगों को, झूठे आरोप लगा रहे लोगों पर, झूठे नाम ले रहे हैं कि अधिकारियों के, नेताओं के। ये इनके षड्यंत्र है, ये बुखलाए हुए हैं अपोजिशन वाले, इसलिए बुखलाए हुए हैं, इसलिए जानबूझ के नेताओं के नाम, अधिकारियों के नाम लेना। कोई अधिकारी इसमें इन्वॉल्व नहीं है, कोई नेता इसमें इन्वॉल्व नहीं है। और जो गैंग बनी हुई है पेपर लीक करने वालों की, उन तक हम पहुंचे हैं। शिक्षा संकुल में क्या हुआ, वहां तक पहुंचे हैं, जेल गए लोग बाग, सब कुछ किया है। तो जनता सब समझदार है, सब समझ जाएगी। पिछली सरकार की समय में क्या कार्रवाई हुई थी? पिछली गवर्नमेंट के वक्त में भी आप ठीक कह रहे हैं, पेपर लीक हुए, आज तक कोई कार्रवाई हुई क्या? और कई राज्यों में तो पेपर लीक हो जाते हैं, उसके बावजूद चुपचाप पेपर पूरे हो जाते हैं, और जो फर्जी लोग होते हैं वो उसका फायदा उठा भी लेते हैं, नौकरी लग जाती है। हमने पेपर कैंसिल किए, हमें पीड़ा इस बात की है। 25-26 लाख नौजवान बैठे थे एग्जाम के अंदर, हमने सबके फ्री ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था करी, बहुत खुश हुए बच्चे। हमने प्राइवेट बसों को भी किराया हमने दिया, उनको अलाउ कर दिया कि कोई भी जो अभ्यर्थी है उसको आराम से वो अपना एग्जाम देने आए, उनकी व्यवस्था हम लोग करेंगे। कलेक्टर को कहा गया भाई यथासंभव इनको रहने की व्यवस्था करो, दूर दूर से आ रहे हैं, कहाँ रहेंगे, खाने पीने की व्यवस्था करो। अधिकांश कलेक्टरों ने इतनी अच्छी व्यवस्था करी, सब कुछ ठीक चला। और पेपर लीक हो गया, एग्जाम कैंसिल करने पड़े। अब उसके कारण से वो जो अच्छे काम के हमने किए वो पानी फिर जाता है। तो ये बेईमान जो करने वाले गैंगस्टर है, इनको हम छोड़ेंगे नहीं, पूरी कार्रवाई करेंगे। ये सुनिश्चित करेंगे पेपर टाइम पे हो, पेपर में निष्पक्षता रहे और लोगों की नौकरी लगे, प्राइवेट सेक्टर में भी और पब्लिक सेक्टर के अंदर भी। तो क्या और सख्ती की जाएगी, क्योंकि तमाम सख्ती के बावजूद भी पेपर तो सारी शक्तियां काम ले ली, सख्ती कर दी, और दूसरा दोगे तो वो मंजूर है। हम चाहेंगे कि जब इतनी नौकरी लग रही है, इतनी नौकरियां किसी राज्य में लगती नहीं है, जब हमने वो बीड़ा उठाया तो कम से कम पेपर तो निष्पक्ष हो। कांग्रेस के नेता कहते हैं कि दलालों पे नहीं, सरगनाओं पे कार्रवाई करो, कई किसान सम्मेलन भी हो रहे हैं। सरगना ही है, उस सरगना ही है जिनके ऊपर कार्रवाई करी है, और वो नाम बता देंगे हमें नेता लोग, तो हम उनके ऊपर कार्रवाई कर देंगे। हम तो हमारे कुल यही सोच है कि जो जिसने ये सब षड्यंत्र किए हैं, जिसने ये पेपर आउट करने के लिए जो मिलीभगत करते हैं, उनके तय तक पहुंचे, और हम पहुंचे भी हैं, आगे भी छोड़ेंगे नहीं हम लोग। आगे बढ़ते हैं। करौली से ये बड़ी खबर, सपोटरा में जेसीबी की टक्कर से मंदिर गिर गया। जेसीबी की टक्कर से शिव मंदिर गिर गया। मंदिर में पूजा कर रही 2 महिलाएं मलबे में दब गई। दोनों को सपोटरा अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। घायलों को गंभीर हालत में रेफर कर दिया गया। मलबे में और लोगों के भी दबे होने की आशंका है। नाली निर्माण के दौरान ये जेसीबी मंदिर से टकरा गई। ये करौली की तस्वीरें हैं, करौली के सपोटरा कस्बे की, जहां पर नाली निर्माण कार्य में एक जेसीबी मशीन लगी हुई थी और पीछे मंदिर से जा टकराई। मंदिर से टकराते ही मंदिर नीचे गिर गया। वहां 2 महिलाएं पूजा अर्चना कर रही थी। दोनों के ऊपर मलबा गिरा। दोनों को हॉस्पिटल ले जाया गया है। मौके पर खासी भीड़ इकट्ठा हो गई।
चारों तरफ से सीज किया हुआ एरिया। ये तस्वीरें सपोट्रा की उस जगह की जहां पर मंदिर गिरा है। ये मंदिर की दीवार है जिसे उठाया जा रहा है। सीज किया हुआ एरिया। पूरा मंदिर भर कर नीचे गिर गया। और धर्मेंद्र एक बार हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, क्या अपडेट इस पूरे हादसे को लेकर? क्या पुलिस मौके पर पहुंची है? घायलों की स्थिति फिलहाल कैसी है? और क्या इस जेसीबी चालक के खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई की गई? जी देखिए, बताना चाहूंगा घटनाक्रम के तुरंत बाद ही मौके पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। अभी कलेक्टर अंकित कुमार सिंह और एसपी नारायण टोगस भी मौके पर पहुंच चुके हैं और उन्होंने पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली है। साथ ही बताना चाहूंगा कि जो 2 महिलाएं घायल हुई थी, दोनों को जयपुर रेफर किया गया है और एक को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया है। जी, इसके साथ ही जो मौके पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ मौजूद है और उनको नियंत्रित करने के लिए पुलिस बल भी तैनात किया गया है। हालांकि अभी बताया जा रहा है कि प्राथमिक जानकारी ये है कि जो लोग हैं उनको समझाइश की जा रही है और अभी जो जेसीबी चालक है उसके खिलाफ अभी ऐसी शिकायत किसी ने नहीं दी है जिसके चलते एफआईआर दर्ज हो। लेकिन लोगों में आक्रोश है घटना को लेकर और साफ साफ जो नाली निर्माण का काम चल रहा था उसमें लापरवाही के आरोप लगाए जा रहे हैं। जी आसिफ। धर्मेंद्र, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। चारों तरफ से सीज किया हुआ एरिया। और दौसा जिले में बीती रात पुलिस की गाड़ी हादसे का शिकार हो गई, जहां हादसे में पुलिस की गाड़ी चकनाचूर हो गई और गाड़ी में सवार पुलिस के 4 जवान घायल हो गए। दरअसल पुलिसकर्मी अपनी गाड़ी से कुछ बदमाशों का पीछा कर रहे थे, तभी अनियंत्रित होकर गाड़ी पलट गई और गाड़ी बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में घायल जवानों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है और चारों जवान खतरे से बाहर हैं। वहीं फरार बदमाशों की तलाश जारी है। बदमाशों का पीछा करते समय दौसा कोतवाली थाने की गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं कोतवाली थाने की इस गाड़ी में बैठे हुए 4 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में प्राथमिक उपचार दिया गया है। हालांकि चारों की ही जो हालत है वो पूरी तरह ठीक है और उनमें पूरी तरह सुधार है। रात के समय यह पूरा घटनाक्रम हुआ जब कोतवाली थाने की पुलिस गश्त करती हुई गुप्तेश्वर रोड पर पहुंची तो एक संदिग्ध कार वहां पर खड़ी हुई थी और पुलिस को संभावना थी कि इसमें कुछ आपराधिक किस्म के लोग हैं। ऐसे में पुलिस ने जब उनसे पूछताछ शुरू की तो वे गाड़ी को दौड़ाकर भागने लगे, जिसके बाद पुलिस ने उन आरोपियों का पीछा किया और पुलिस की गाड़ी जब पीछा कर रही थी तो गुप्तेश्वर रोड पर यह गाड़ी पलट गई। ऐसे में इस गाड़ी के पलटने से जो डीओ ड्यूटी ऑफिसर सहित कुल 4 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जिन्हें तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि सभी की जो हालत है वो खतरे से बाहर है। सभी पुलिसकर्मी जो ड्यूटी पर थे इस गाड़ी के अंदर, उनके चोटें आई हैं, हल्की चोटें, किसी के सिर पर चोट है। लेकिन जिस तरह गाड़ी की हालत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस पूरे घटनाक्रम में दौसा कोतवाली थाने के 4 जवान बाल बाल बच गए हैं। हालांकि पुलिस अब उस जो संदिग्ध कार है उसके नंबरों के आधार पर ये जानकारी कर रही है कि वो बदमाश कहाँ के थे और यहाँ पर रात के समय क्यों आए थे। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18, दौसा। और एएसपी दिव्या मित्तल की एसीबी कोर्ट में पेशी। एसओजी की एएसपी दिव्या मित्तल की पेशी आज है। एनडीपीएस केस में 2 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप है। एसीबी ने कल दिव्या मित्तल को गिरफ्तार किया था। फरार बर्खास्त कांस्टेबल सुमित कुमार की तलाश भी जारी है। एसीबी के मुताबिक दिव्या ने परिवादी को धमकाते हुए कहा कि रकम ऊपर तक देनी पड़ती है। और बातचीत के दौरान ये आता है कि उसने 1 करोड़ रुपए वाली बात के लिए वो कहता है कि मैं इतने नहीं दे सकता, ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाख दे सकता हूँ। तो जो श्रीमती दिव्या मित्तल है वो कहती है कि इस तरह से नहीं होता है, कोई बनिए की दुकान नहीं है, आपको वैसे तो जो बात होगी वो करना पड़ेगा और ये मेरे तक का मामला नहीं है, आप जो समझ रहे हो इसमें मामला ऊपर तक का रहता है, इसलिए आप जो है फिर बार्गेनिंग चलती है। तो 50 में सौदा तय होता है तो 25 तो उसी दिन देना तय होता है और 25 लाख जो है
वो कुछ दिनों बाद में परिवादी है, उनकी परिवार में शादी होने के कारण बाद में देने की बात करते हैं। और इसी खबर पर विष्णु शर्मा हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए। विष्णु, क्या अपडेट और पूरी तैयारियां कर ली गई है कोर्ट में पेशी एसओजी एएसपी दिव्या मित्तल की? देखिए, बिल्कुल इस पूरे मामले में जो अपडेट वो सामने आ रहा है वो ये कि एसीबी आज दिव्या मित्तल को, जो कि एडिशनल एसपी रही हैं एसओजी में, उनको आज अजमेर में ही कोर्ट में पेश करेगी। आज लंच के आसपास दोपहर को एसीबी की टीम, जो कि मांगीलाल जो इनकी डिप्टी एसपी जो इस पूरे मामले में अनुसंधान अधिकारी हैं, वे एडिशनल एसपी दिव्या मित्तल को आज जयपुर से लेकर के अजमेर के लिए रवाना होंगे और अजमेर में ही दिव्या मित्तल की कोर्ट में पेशी की जाएगी। इसके बाद जो भी एसीबी इस पूरे मामले में पूछताछ के लिए, गहनता से पूछताछ के लिए रिमांड मांगेगी और रिमांड के बाद में वापस से गहनता से पूछताछ के लिए वापस से दिव्या मित्तल को जयपुर लाया जाएगा। अब तक की बड़ी अपडेट वो यही है कि दिव्या मित्तल की पेशी जो है कोर्ट में वो अजमेर में होने वाली। इसके पहले लगा था कि जयपुर में हो सकती है, लेकिन और वहीं पर एसीबी लगातार अपने पूरे फाइल वर्क को तैयार कर चुकी है। होमवर्क एसीबी तैयार कर ले ताकि कोर्ट में मजबूती के साथ दिव्या मित्तल पे जो भी आरोप लगे हैं, जो उनके खिलाफ जो एविडेंस जो कलेक्ट हुआ है, जो सबूत हाथ लगे हैं, जो कॉल रिकॉर्डिंग हाथ लगी है, वे सभी कोर्ट में मजबूती के साथ में रखा जाएगा ताकि कोर्ट में 2 से 3 दिन का रिमांड दिव्या मित्तल का लिया जा सके, साथ में आरोप जो है वो भी प्रूव किए जा सके। जी विष्णु, ये बहुत जरूरी है इस समय कि जो एसीबी है वो कोर्ट में जब पेश किया जाएगा किस तरीके के दस्तावेज होंगे, क्योंकि जो दस्तावेज अब तक एसीबी ने जुटाए हैं इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह भी है विष्णु कि रंगे हाथ जो है वो दिव्या मित्तल को रकम के साथ गिरफ्तार नहीं किया गया है, फोन रिकॉर्डिंग को आधार बनाया गया है। तो अब ऐसे में कोर्ट के अंदर ये तथ्य कितना टिकते हैं, कितना मजबूती से रख पाएंगे, ये अभी अपने आप में विष्णु देखना बड़ी बात होगी। देखिए, एसीबी के पास में जो रिकॉर्डिंग है वो पर्याप्त है। जैसा कि कल एसीबी के एडीजी दिनेश एमएन भी हमको कह रहे थे कि दिव्या मित्तल भले ही कुछ भी कहे कि दवा माफिया उनको फंसा रहे हैं, कुछ वो अधिकारियों के राडार पर थी, लेकिन जब रिकॉर्डिंग के बाद जब दिव्या मित्तल के सामने आई, जब दिव्या मित्तल के सामने वो रिकॉर्डिंग रखी गई, उसके बाद दिव्या मित्तल कमजोर पड़ गए। उसके बाद और उसमें ये भी सामने आ रहा था कि ऊपर तक ये अफसरों तक ये बात, ये मामला उस तक सीमित नहीं है, ऊपर तक ये मामला पूरा जाएगा, ऊपर तक ये देना पड़ता है। ऐसे में उसके बाद जब जयपुर दिव्या मित्तल आई तो उसके बाद में वे बिल्कुल भी कुछ सामने मीडिया से बोली नहीं। और ये जो रिकॉर्डिंग्स है वही सबसे बड़े अहम सबूत है एसीबी के पास है। और सबसे बड़ी एक और अहम सबूत वो ये कि जब कारोबारी को सत्यापन के दौरान पीड़ित जो परिवादी था उसको सत्यापन के दौरान एसओजी ऑफिस में भेजा गया दिव्या मित्तल के पास से, तो दिव्या मित्तल ने खुद 50 लाख रुपए की डिमांड की, जिसमें 25 लाख रुपए सेम डे देने के लिए कहा और वही 25 लाख रुपए जो कि कारोबारी था उनके घर में शादी होने के बाद देने के लिए कहा। तो सबसे मजबूत जो एविडेंस जो है, जो रिकॉर्डिंग है, वो 50 लाख रुपए की है। चूंकि मांगे तो 2 करोड़ रुपए गए थे, लेकिन वो 2 करोड़ की डिमांड की गई थी बर्खास्त कांस्टेबल के जरिए, लेकिन जब 50 लाख रुपए मांगे गए वो दिव्या मित्तल ने खुद ने अपने ऑफिस में परिवादी से मांगे, जिसके रिकॉर्डिंग एसओजी के पास में है। और यही पर्याप्त एक सबूत है एसीबी के पास जो कि दिव्या मित्तल के लिए मुश्किलें खड़ी करेगा आने वाले वक्त में। जी विष्णु, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि खुद एएसपी जो है वो खुद कह रही है, एसओजी की एएसपी कह रही हैं कि ये रकम जो है वो ऊपर तक पहुंचानी पड़ती है। अब ये ऊपर तक कौन लोग हैं, क्या इनके नाम इन जांच में सामने आ पाएंगे? देखिए, जो एफआईआर जो एसीबी की ओर से दर्ज की गई है उसमें ये ऊपर तक वाला जो नाम है वो अभी तक सामने नहीं आया है। वो जो मुकदमा है वो केवल एडिशनल एसपी दिव्या मित्तल और बर्खास्त सिपाही सुमित कुमार के खिलाफ दर्ज किया गया है। हाँ, उसमें हवाला जरूर ये दिया गया है कि रिकॉर्डिंग जब परिवादी को सत्यापन के दौरान एडिशनल एसपी के पास भेजा गया तो उन्होंने ये भी जिक्र किया कि जब बार्गेनिंग की गई, जब कारोबार रुपए कम करने की बात की तो कहा कि बढ़िया की दुकान नहीं है, जो तय हो गया वो देना पड़ेगा। वहीं पर ये मामला केवल मेरे तक सीमित नहीं, ये मामला ऊपर तक पैसा जाएगा। तो एसीबी ने इसको अपनी एफआईआर में लिया है, अपने एविडेंस में लिया है, लेकिन ऊपर तक कौन अधिकारी है एसओजी के, वो कौन सा ऑफिसर है जिसके कहने पर या जिसके लिए ये रिश्वत की रकम ली जानी थी या देनी थी, ये सब चीजें बाद में सामने आएगी। लेकिन अभी तक एसीबी ने इस नाम का खुलासा नहीं किया है। पूछताछ में यदि दिव्या मित्तल यदि इस नाम का खुलासा करते तो आने वाले वक्त में एसीबी के उन जो अधिकारी है उनके लिए भी बड़ी मुश्किलें खड़ी करेगा। जी विष्णु, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।
उदयपुर में जिला कलेक्टर ताराचंद राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेलों के सफल आयोजन की तैयारियों के लिए बैठक बुलाई, जिसमें जिले के सभी खेल संघों के पदाधिकारी और वरिष्ठ खिलाड़ी शामिल हुए। इस दौरान जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने बैठक को संबोधित भी किया, जहां उन्होंने कहा कि राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेल उदयपुर के खेल जगत विस्तार की दिशा में माइलस्टोन बनने जा रहा है। बैठक में पदाधिकारियों और खिलाड़ियों से आह्वान किया कि वो अपने अपने क्षेत्र में इन ओलंपिक खेलों के पंजीयन के लिए युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करें। तो शहरी ओलंपिक की तैयारियां तेज, पहले ग्रामीण ओलंपिक हुए, अब शहरी ओलंपिक की तैयारियां, युवाओं को प्रोत्साहित करने का आह्वान किया। तैयारियों को लेकर जिला कलेक्टर की बैठक, और क्या कुछ इन ओलंपिक में खास रहने वाला उसको डिटेल में कलेक्टर यहां पर बताते हुए पदाधिकारी और खिलाड़ी भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर, पेपर लीक पर बड़ा बयान, नेताओं और अधिकारियों को क्लीन चिट मिल गई है। सीएम अशोक गहलोत ने क्लीन चिट दी है। पेपर लीक में कोई भी नेता अधिकारी शामिल नहीं है, वो हमें बता दे, हम कार्रवाई करेंगे, ये कहना है अशोक गहलोत का। जब विपक्ष आरोप लगा रहा है कि कई नेता इसमें शामिल हैं, तो अशोक गहलोत ने साफ तौर पर मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि वो हमें उन नेताओं के नाम बता दें, हम कार्रवाई करेंगे। ये हमें बदनाम करने के लिए बीजेपी की साजिश है। तो एक तरह से मीडिया से बात करते हुए अगर इस बयान पर गौर किया जाए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के, तो नेताओं और अधिकारियों को वो क्लीन चिट दे चुके हैं। आपको एक बार फिर से सुनाते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस सवाल के जवाब में क्या कुछ कहा। पेपर लीक की बात है, ये ऐसे मुद्दे जो जनता को भी तकलीफ देते हैं, भाई ये क्या हो रहा है। जबकि ये भी देखने वाली बात है कि अगर पेपर लीक हुए हैं तो राजस्थान एकमात्र राज्य देश के अंदर है, अनेकों राज्यों में पेपर लीक हुए हैं। तो यहाँ हमने पेपर लीक कैसे हुआ, किसने किए, उन तक हम पहुँचे हैं। कई अधिकारियों को हमने डिसमिस कर दिया, क्यों को हम लोगों ने उनके मकान के बुलडोजर चला दिए, कानून पास कर दिया। जो कड़े कदम हमने उठाए हैं, और जो बच्चे थे उनको डिबार कर दिया एग्जाम देने से भविष्य के अंदर। इतने कड़े कदम हिंदुस्तान में कहीं नहीं उठाए गए, ये भी देखना पड़ेगा। और इसी खबर पर हमारे साथ सचिन शर्मा फिर से जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। सचिन, एक तरह से इसे क्लीन चिट ही कहा जाएगा, क्योंकि ना तो कोई अधिकारी का नाम सामने आ रहा है, ना नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं। विपक्ष जो है वो केवल आरोप लगा रहा है, साफ तौर पर मुख्यमंत्री का कहना है वो नाम बताएं, हम कार्रवाई करेंगे। तो ये मान के चला जाए कि कहीं ना कहीं उन्होंने इशारों के अंदर ये बता दिया है कि जो कार्रवाई होनी थी वो हो चुकी है। बिल्कुल, देखिए सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी के एक सवाल पर ये जवाब दिया था, बीजेपी के आरोप थे उसको जवाब दिया था, क्योंकि बीजेपी के कई नेता जो है ये कह रहे हैं कि इसमें कई अधिकारी व नेता इसमें शामिल है। तो उन्होंने एक तरह से क्लीन चिट दे दी है कि कोई भी नेता और अधिकारी जो है वो क्लीन चिट में शामिल नहीं है। बहुत क्लियर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि हम पूरी जांच करवा चुके हैं, हम नकल माफियाओं पर ही कार्रवाई कर रहे हैं, और कोई भी अधिकारी और जो नेता है वो इसमें शामिल नहीं है। तो उनका कहना साफ यही था कि अगर मुख्यमंत्री सूबे का मुखिया अगर इस तरह का बयान दे रहा है तो ये बात साफ है कि वो जांच पूरी करवा चुके हैं, और जांच में उनके सामने यही आया है कि जो नकल माफिया था वो यही गिरोह नकल माफिया गिरोह था जो नकल करवा रहा था, और जो अभी तक जितने भी आरोप लग रहे थे उसको लेकर उन्होंने प्रकाशित करने की कोशिश की है। लेकिन एक बहुत बड़ा बयान है, क्योंकि लगातार बीजेपी हो, आरएलपी हो, इस बात को लेकर अड़ी हुई है कि सरगनाओं पे कार्रवाई की जाए। और कल आपको ध्यान होगा, लेकिन सचिन इस सवाल का जवाब तो फिर भी पूछा जाएगा ना कि जो दोनों नकल माफिया जो इस समय फरार हैं, जिनको पुलिस ढूंढ रही है, तो क्या उनके फोन के अंदर वो पेपर आसमान से अवतरित हुआ था, कहीं से तो उनके पास व्हाट्सएप पर पहुंचा था, तो क्या अब उसके बाद में जांच नहीं बढ़ेगी? क्योंकि वो दोनों गायब हैं, पुलिस के हाथ लगे नहीं है, तो बताएगा कौन कि उनके पास पेपर कहां से आए?
बिल्कुल, देखिए सवाल कई हैं और ये जो आज बयान था जब मुख्यमंत्री बात कर रहे थे मीडिया से, तो पेपर लीक को ऐसा लगा उनकी बातचीत की पेपर लीक प्रकरण को लेकर वो भी हताश है पूरी तरह से। वो यही बात उन्होंने फिर दोहराई कि हमारी सारी उपलब्धियों पर ये जो पेपर लीक प्रकरण है ये पानी फेर रहा है। हम इतने बच्चों को नौकरी दे रहे हैं, 3.5 लाख से ज्यादा नौकरी दे चुके हैं, लेकिन पेपर लीक जो प्रकरण है वो उपलब्धियों में पानी फेर रहा है। एक सवाल निगेटिव की तरफ से भी उनसे किया गया था कि क्या और सख्ती की जाएगी, उसके सवाल के जवाब में भी उनका ये कहना था कि काफी सख्ती हमने कर दी है, अब हम और क्या सख्ती करें। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पूरी तरह से पेपर लीक प्रकरण को लेकर हम कह सकते हैं कि हताश नजर आए। वो लगातार ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि सरकार पूरी कार्रवाई कर रही है, लेकिन फिर भी पेपर लीक हो जाता है। तो इस बात को लेकर जब कल ही बात निकल के सामने आई थी कि कोई कड़ा कानून बनाया जाएगा, उस तरह का जवाब भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नहीं दिया। हालांकि बीडी कल्ला की उससे पहले बातचीत हुई थी, उनका ये कहना था कि अगर आवश्यकता पड़ी तो और कड़ा कानून हम लेके आएंगे या जो कानून के प्रावधान है उनको और सख्त करेंगे, लेकिन किसी भी तरह से पेपर लीक को रोका जाएगा। लेकिन आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ये बयान कि पूरी कार्रवाई में ना तो कोई नेता इन्वॉल्व है ना ही कोई अधिकारी इन्वॉल्व है, तो ये नजर बनाए रखिएगा इस बैठक के ऊपर। आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और हम अपने दर्शकों को, न्यूज 18 राजस्थान के दर्शकों को एक बार फिर से सुनाते हैं कि पेपर लीक मामले पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने क्या कहा। ये बुकलाए हुए हैं अपोजिशन वाले, इसलिए बुकलाए हुए हैं, इसलिए जानबूझ के नेताओं के नाम, अधिकारियों के नाम लेना। कोई अधिकारी इसमें इन्वॉल्व नहीं है, कोई नेता इन्वॉल्व नहीं है। और जो गैंग बनी हुई है पेपर लीक करने वालों की, उन तक हम पहुंचे हैं। शिक्षा संकुल में क्या हुआ वहां तक पहुंचे हैं, जेल गए लोग बाग, सब कुछ किया है। तो जनता सब समझदार है, सब समझ जाएगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।